हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में, जिसमें हम लोग शुंग वंश, कंडम वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में पढ़ चुके हैं और साथियों मौर्य साम्राज्य का अंत किस तरह हुआ था ये भी हम जान चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। देखिए, अशोक सम्राट थे, मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े शासक थे। उनके बाद मौर्य साम्राज्य में कोई भी बड़ा शासक नहीं आया, जिस कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया। साथियों, मौर्य शासक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया और काफी प्रचलन किया उसका। उस समय जो ब्राह्मण थे उन पे काफी अत्याचार हुए थे। तो इस कारण साथियों क्या हुआ, ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो हम शुरू करते हैं शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश से, कि कैसे शुंग वंश की स्थापना हुई और किस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। आइए देखिए, शुंग वंश का स्थापक कौन था? तो ये थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? इसके जो स्थापक थे, संस्थापक थे, वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। अब साथियों, लास्ट रूलर कौन था मौर्य साम्राज्य का? तो वो थे ब्रह्मदत्त। पुष्यमित्र शुंग ने ब्रह्मदत्त को मारकर खुद क्या किया, अपने राज्य की स्थापना की, अपने शासन की स्थापना की। तो शुंग वंश जो था, एक मिनट रुकिएगा, शुंग वंश जो था, शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। कहाँ की? शुंग वंश उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के प्रमुख शासक जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अग्निमित्र और फिर वासुमित्र, भागभद्र और देवभूति, ये इसके कौन थे? ये इसके शासक रहे। मालविका अग्निमित्रम, ये किसकी रचना है? मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना थी। साथियों, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी और मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है या किस पर आधारित है? तो देखिए, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है और इसमें कालिदास ने मालविका राजकुमारी और अग्निमित्र राजकुमार के प्रेम विवाह का वर्णन किया है। अग्निमित्र जो थे ना, अग्निमित्र, ये वाले अग्निमित्र, तो अग्निमित्र और मालविका जो उन्होंने दोनों ने आपस में प्रेम किया और फिर क्या किया, विवाह किया। तो इसका विवरण कालिदास ने किसमें किया है? इसमें किया मालविका, अपनी मालविका अग्निमित्र में। देखिए, मैंने आपको इसलिए फोटो भी दिखा दिया कि इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपनी विवाह किया था। और ये कौन है? ये है हमारे पुष्यमित्र शुंग। कौन है ये? पुष्यमित्र शुंग है। ये साथियों इनका डायनेस्टी थी, इनका जो अपना साम्राज्य था, विस्तार था, वो यहाँ तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? इनके साम्राज्य के साथियों विस्तार यहाँ तक हुआ था, शुंग डायनेस्टी के साम्राज्य का विस्तार। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा कि इनका कितना क्षेत्रफल था या कितना एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था। ये भारत में इन्होंने इतना एरिया कैप्चर कर रखा था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त, मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मदत्त की हत्या करके, किसकी? ब्रह्मदत्त की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली। किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई साथियों? विदिशा में। कहाँ बनाई थी? विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? इनके प्रमुख कार्य थे, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। कौन से यज्ञ? 2 बार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए और उसमें कौन थे? पुरोहित पतंजलि द्वारा, यानी पुरोहित पतंजलि द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए गए। साथियों, ये है पतंजलि गुरु। तो पतंजलि गुरु जो है उस समय से ही है। किस समय से? पतंजलि गुरु उस समय से हैं। उस समय साथियों क्या हुआ करता था, जो पतंजलि गुरु थे उन्होंने ही पहली बार योगा करना शुरू किया या योगा के बारे में उन्होंने बताया था। जो आज बाबा रामदेव पतंजलि के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इन्हीं के नाम पे बेचते हैं, क्योंकि ये कौन थे? ये सबसे पहले गुरु थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था पतंजलि। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया। साथियों, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है ये कि मिनांडर को किसने हराया, यह कहाँ का शासक था, या पुष्यमित्र शुंग ने किसे हराया था। सतना में भरहुत की स्थापना का निर्माण कराया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। कहाँ कराया? भरहुत स्तूप का निर्माण सतना में कराया था। वैदिक धर्म, वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया। सांची स्तूप की वैदिक रेलिंग का पुनः निर्माण कराया, यानी कि जो सांची का स्तूप जो कुछ उसमें टूट फूट गया था, उसकी क्या कराई थी इन्होंने? मरम्मत कराई थी, उसे रिपेयर करा दिया था इन्होंने।
शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। कौन हुआ शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति हुआ। और इसकी हत्या किसने की? 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। किसने? 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंडव वंश की स्थापना की। तो साथियों, कंडव वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वासुदेव ने। और वासुदेव ने किसकी हत्या कर दी थी? देवभूति की हत्या। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि देवभूति की हत्या करके मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो कौन बैठा? ये बैठे वासुदेव। और वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? कंडव वंश की वासुदेव ने स्थापना की। कंडम वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? सुशर्मा था। कौन था? अंतिम शासक सुशर्मा हुआ था। उसके बाद साथियों स्थापना होती है सातवाहन वंश की। किसकी? सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो थे वो कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सातवाहन वंश के सिमुक। सिमुक ने इसकी स्थापना की। उसके बाद सातकर्णी, हॉल, यज्ञश्री, पुलमावी और वशिष्ठ पुत्र, यह इनके क्या थे? शासक रहे। गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा पुलआमी चतुर्थ, यह कौन थे? यह इनके सब प्रमुख शासक रहे उस समय। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या करके। किसकी? सुशर्मा की हत्या करके। सातवाहन आंध्र सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। अब साथियों ऐसे क्वेश्चन आता है सातवाहन या आंध्र वंश। अगर आपसे पूछे कि आंध्र वंश, तो आंध्र वंश का मतलब साथियों क्या है? सातवाहन से ही है। किससे है? आंध्रवाहन वंश का मतलब सातवाहन से है। तो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, क्या नाम राजधानी का? प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। यानी कि प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाई थी और वह कहाँ थी? वह गोदावरी नदी के किनारे थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे है? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, यानी कि यह दक्षिण भारत में। कहाँ है? दक्षिण भारत में है। ये देखिए साथियों, ये जो इनका सातवाहन का जो अपना एरिया था वो यहाँ तक था। इन्होंने अपने इस एरिया को यहाँ तक क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। सातवाहन शासकों ने इतनी एरिया में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, साम्राज्य को फैलाया था। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? सातवाहनी था। प्रथम शासवन कौन सा था साथियों? सातवाहन था। इसने कितने वर्ष राज किया? 280 वर्ष तक लगभग इन्होंने भारत पर शासन किया। यानी कि भारत पर इससे पहले जितने भी साम्राज्य हुए, जितने भी शासक हुए, उन्होंने इतना शासन इतने समय तक नहीं कर पाए। तो पहले शासक कौन थे लंबे समय तक शासन करने वाले? सातवाहन। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे हॉल। कौन थे? हॉल एवं गुणांडे। यह दोनों कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा जो थी साथियों वो थी प्राकृत एवं ब्राह्मी। कौन सी थी? प्राकृत एवं ब्राह्मी। ब्राह्मी थी, वो प्राकृत थी और ब्राह्मी इस लिपि में क्या होता था? लिखते थे। हॉल ने गप्त सप्तशती, कौन सी थी? एक रचना की थी गाथा सप्तशती। कौन सी की थी? हॉल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाण ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की या फिर वृहत कथा की रचना किसने की, और कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है पहले से। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से याद करने की, क्योंकि आगे चलकर काफ़ी रचनाएं और आएंगी तो आप कंफ्यूज ना आए, इसलिए अभी से आप पढ़ते हुए चलिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। सातवाहन वंश का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वो सातवाहन वंश के साम्राज्य से संबंधित है। या सातवाहन वंश का विवरण किसमें मिलता है? तो वह मत्स्य पुराण में मिलता है। यह सबसे प्राचीनतम पुराण है। यानी कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे कितना पुराण है? प्राचीनतम। और कितने पुराण है टोटल साथियों? टोटल कितने पुराण है आप मुझे बताइएगा कि टोटल कितने पुराण है। और मैंने आपको बताया है इसमें, जब हमने पढ़ा था आर्यंस के बारे में तो मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कितने पुराण है। ये साथियों मत्स्य पुराण है। क्या है ये? मत्स्य पुराण। और कुछ इस तरह पहले इनकी भाषा हुआ करती थी, इस तरह क्या हुआ था लिखा जाता था उस समय। और साथियों ये क्या है? ये अश्वमेध यज्ञ। जब अश्वमेध यज्ञ हुए थे
सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध, कौन से 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ कराया था। किसने कराया था? सतकर्णी प्रथम ने। किसने कराया था? सतकर्णी प्रथम। यह है सतकर्णी प्रथम। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया था। क्वेश्चन आएगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ सातवाहन शासकों में किसने कराए थे? तो किसने कराए थे? सतकर्णी प्रथम ने। और साथियों, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? जो यज्ञ कराता था शासक, वो अपना घोड़ा छोड़ देता था, और जो व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता था तो उसे उस राजा के साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था, जिसका वह घोड़ा होता था। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। ब्राह्मण को भूमिदान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? आरंभ में सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी। किन्हें? ब्राह्मण को भूमि देने की प्रथा। सतकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम किया। किसने? यानी कि ब्राह्मणों को जो भूमिदान देने की प्रथा शुरू की सातवाहन शासकों में, वो किसने की थी? वो सतकर्णी प्रथम ने की थी। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। किसने? जो नागनिका थी वहां पे, उन्होंने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। किसके? सतकर्णी प्रथम के। उसके बाद क्या हुआ? नागनिका ने अरब तक, इसके बाद नागनिका ने खुद साम्राज्य को संभाला और खुद क्या बन गई? शासिका बन गई वहां की। नागनिका ने अरब तक अपने राज्य का विस्तार किया। साथियों, ऐसा माना जाता है कि विश्व की पहली महिला जो शासक थी, वो कौन थी? नागनिका थी। यानी कि हमारे भारत की जो शासक थी, वो पूरे विश्व की पहली महिला शासक थी। आप देख सकते हैं कि हमारा भारत पहले भी कितना उत्कर्ष और सभ्यशाली था कि वहाँ महिलाओं को दर्जा दिया गया था। और वहाँ की जो नागरिका थी, वो कौन बनी? पहली महिला शासक बनी, विश्व की पहली महिला, ना कि सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की। तो नागनिका विश्व की प्रथम रानी थी, जिनके नाम के सिक्के भी क्या हुए? चलाए गए। उनके नाम के सिक्के भी उस समय चलाए गए थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे और सीसा सीसा के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। किसके? सीसा के। तो चांदी, तांबे और सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। किसका? ये सिक्के सातवाहन शासकों ने अपने समय में चलाए थे। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, किसका? जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। अब साथियों, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि शीशे का सिक्का किसने चलवाया या कांसे का सिक्का किसने चलवाया? तो किसने चलवाया शीशे का सिक्का? सातवाहन शासकों ने। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। सातवाहन में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। किसका? मात्र त्रांतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र या वशिष्ठ पुत्र। ये कौन थे? उनकी माता के नाम थे। उनकी माता के नाम पर उनके बच्चों के नाम रखे गए थे, जो सरनेम थे उनकी। लेकिन साथियों, सातवाहन राजकुल पितरात्मक था। क्यों था? क्योंकि जो राजा बनता था वो बेटा ही बनता था, ना कि बेटी बनती थी। इसीलिए कह रहे हैं राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। कौन होता था? राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र। इसीलिए यह पितरात्मक था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। किसे सौंपा? गौलमिक व्यक्ति थे, उन्हें सौंप दिया था, जो गांव का प्रशासन था उसे संभालने के लिए। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किन्हें कहा जाता था? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन किसका देगा? सातवाहन शासक का। तो आपको वही टिक करना होगा। कोई साथियों जिन्होंने उपाधि धारण की थी दक्षिणापथ के स्वामी की, तो वो सभी सातवाहनों ने उपाधि धारण की थी। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। किसका? सेतु का कार्य किया सातवाहन, यानी कि उन दोनों को मिलाने का, क्योंकि बीच में था वो, इसीलिए उन्होंने दोनों को क्या किया? मिलाने का कार्य किया, दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कीर्तियां कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य। एग्जाम में आएंगे इस क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आती हैं कि कार्ले का चैत्य किससे संबंधित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था? सातवाहन शासकों ने। एवं अमरावती कला का विकास भी किसने कराया था? तो सातवाहन शासकों ने कराया था। साथ ही ये देखिए कार्ले का चैत्य इन्होंने किस तरह इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये इन्होंने उस समय जो मूर्तियां बनाई हैं, तो आप सोचिए कि जो मूर्तियां इन्होंने डिजाइन की हुई हैं वो सिर्फ हाथों से की हैं, ना कि किसी मशीन से, क्योंकि उस समय इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो मशीन से कुछ प्रयोग करके अच्छी अच्छी मूर्तियां बना सकते थे।
तो जो जो मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, ये सारी मूर्तियाँ सारे उन्होंने अपने हाथों से डिज़ाइन की हैं। तो साथियों सोचो कि कितने होशियार, कितने इंटेलिजेंट होते थे वो लोग कि अपने हाथों से इतनी अच्छी आकृति बना सकते थे। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी मूर्ति डिज़ाइन की है, जो एक व्यक्ति भी मतलब मशीन से भी इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं कर सकता जितनी उन्होंने अपने हाथ से की है। तो साथियों आज हमारा सातवां ये साम्राज्य कंप्लीट होता है। अब कल हम इसका टेस्ट करेंगे और परसों क्या पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। तो आप पढ़ के आइएगा इसके बारे में, कल हम टेस्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग इसके बारे में क्या कीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट क्या हो, अच्छे से हो। तो साथियों रखता हूँ मैं, अब चलता हूँ मैं। और साथियों जिन्होंने मेरी क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को क्या कर दें, एक बार सब्सक्राइब कर दें।